प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें अब हम लोग मॉड्यूल 2 बढ़ेंगे। मॉड्यूल 2 में आपको जो है डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इन इंडिया के बारे में बात करना है। तो कैसे स्ट्रेटजी जो है हम लोग अपनाते हैं इंडिया को डेवलप करने के लिए, या किया गया था इंडिया को डेवलप करने के लिए जब हमें आज़ादी मिली थी उसके बाद। तो इंडिया हैज़ एडॉप्टेड वेरियस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ओवर द ईयर टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, एलिवेट पॉवर्टी, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड एड्रेस सोशल चैलेंजेस। इन सभी को चैलेंजेस जो भी आ रहे थे सोसाइटी में, या सोशल जो चैलेंजेस आ रहे थे उसको पता लगाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, एलिविएटेड पॉवर्टी और इकोनॉमिक को ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए ईयर पर ईयर अलग अलग डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो है अपनाए गए थे। कब? आज़ादी के बाद। इसमें सबसे पहला है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो कि एक हिस्टोरिकल सीरीज़ था इंडिया का, जो कि इंडिपेंडेंस जब मिला 1947 में, उसके बाद अपनाया गया था। दिस प्लान सेट आउट स्पेसिफिक टारगेट्स एंड प्रायोरिटीज़ फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक को डेवलपमेंट के लिए एक टारगेट बनाया जाता था कि हमें जो है इस फाइनेंशियल 5 ईयर्स के अंदर हमें ये टारगेट को अचीव करने हैं। द प्लान फोकस ऑन वेरियस सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे जो है फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था उसमें फोकस किया गया था। या जितने भी 5 ईयर प्लान थे सभी में 1 बाय 1 किए गए थे। 5 ईयर प्लान पे आपको एक अनदर वीडियोज़ में आपको जो है मैं बता दूंगा कि कैसे जो है वो काम करता है, या कौन कौन से प्लानिंग आपके आए थे, कब तक वो लागू हुए थे। लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। इन अर्ली 1990 यानी 1990 में इंडिया इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करने के लिए जो है क्या किया गया, मतलब एक सीरीज़ चलाया कि इस तरीके से जो है हम लोग अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म को क्या कर सकें, लिबरलाइज कर सकें। एंड इंटीग्रेट इट विद ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट के साथ उसको क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया। दीज रिफॉर्म्स इंक्लूडेड मेजर्स such as reducing trade barriers, encouraging foreign direct investment, deregulations of industries and promoting privatization, है ना। प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना, जो इंडस्ट्रीज़ है उसको डीरेगुलेशंस करना, जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं उनको इनकरेज करना, उनमें छूट देना ताकि वो जल्दी आए और अपना इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उसका अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे जो है बेनिफिट हो सके यहाँ के सरकार को, यहाँ के जो भी लोकल पीपल होंगे उनको जो है जॉब्स मिल सके, अनएम्प्लॉयमेंट को जो है दूर किया जा सके। इसलिए उसके बाद आपका मेक इन इंडिया पहल स्टार्ट किया गया था 2014 में, जो कि एक इनिशिएटिव किया गया था मेक इन इंडिया, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जाए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के हब के तौर पे, और जॉब क्रिएशन को बूस्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन दिए जाएं। इट फोकसेस ऑन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रोमोटिंग इंडिजियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना। बिजनेस करने का जो तरीका है उसमें अच्छा करना, इम्प्रूव करना, इंडिजियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को प्रमोट करना और अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आपका आता है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था। ये डिजिटल इंडिया का मेन उद्देश्य ये था कि जो भी हार्नेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के कारण से, उसको जो है
ट्रांसफॉर्म किया जाए इंडिया में इनटू डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमिक के तौर पे। और ये फोकस करता था आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंक्रीजिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रोमोटिंग ई गवर्नेंस, एक्सपेंडिंग डिजिटल लिटरेसी, है ना, डिजिटल लिटरेसी को एक्सपेंड करना, जो भी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ रहे हैं उसको इम्प्रूव करना, इंटरनेट कनेक्शन को बेटर करना। जैसे अपने देख सकते हैं कि 2015-16 में आपका जो है 4G आया, है ना, 15-16 में आपका 4G आया, ठीक है। और अब जो है आपका 2022 में और 23 में आपका जो है क्या आ गया, 5G आ गया। तो कितने जल्द से जल्द आ गया। इससे पहले आपका 2G से 3G आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। यानी रिफॉर्म जो है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। और बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ये सारी चीज़ें जो है की गई, ताकि अगर लोगों के पास बेटर कनेक्टिविटी होगा इंटरनेट का तो वो अच्छे से उस चीज़ को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। उसके बाद है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया जो है इसको भी जो है, ये भी इनिशिएटिव 2015 में ही स्टार्ट किया गया। और इसका मेन उद्देश्य ये था कि प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना, और जो भी एम्प्लॉयबिलिटी है उसको क्या करना, इन्हेंस करना एमंग द कंट्री यूथ, है ना, कंट्रीज़ यूथ के एमंग। इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग वोकेशनल स्किल पे फोकस करता है इन वेरियस सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में, टू मीट डिमांड्स ऑन जॉब मार्केट में जिस तरीके का डिमांड है उसके अनुसार एक स्किल्स को डेवलप करवाना, ताकि कोई भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड न रह जाए, है ना। एंड प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप, और इंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना, बढ़ावा देना। उसके बाद है आपका स्मार्ट सिटीज़ मिशन। ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है ये भी 2015 में ही लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था कि डेवलप 100 स्मार्ट सिटीज़ अक्रॉस इंडिया में 100 स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप किया जाए विद इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इफ़िशिएंट अर्बन प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके। ये फोकस करता था टेक्नोलॉजी और डाटा इन्हेंसमेंट पे, ताकि अर्बन लाइफ की क्वालिटी को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। उसके बाद है स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन। ये जो है स्वच्छ भारत अभियान ये 2014 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन कैंपेन चलाए जाते थे, जिसका मेन उद्देश्य होता था कि जो ओपन डिफेक्शंस है, यानी खुले में जो मैदान किया जाता था उसको ख़त्म करना, जो वेस्ट मैनेजमेंट था उसके मैनेजमेंट के तरीका को और बेटर बनाना, ओके। साथ ही साथ जो हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं उसको प्रमोट करना। ये इट सिक्स टू मेक इंडिया क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ओपन डिफेक्शंस बाय कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट को कंस्ट्रक्ट करके जो खुले में मैदान वगैरह करते थे, है ना, उनको जो है ख़त्म करना। एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट क्लीननेस, और सभी को ये बताना कि स्वच्छ रहना कितना ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे परिवार के लिए। उस चीज़ को जो है यहाँ पे अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ये भी आपका जो है स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किया गया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा, ये जो स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 में लॉन्च किए गए थे। गारंटीज 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर ईयर टू रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया में जो है वेजेस दिए जाते थे 100 डे का, जो कि एक गारंटी रहता था कि आपको 100 डे अगर आप काम करते हो तो आपको इतना मिलेगा। इसका एम था कि जो भी लिवलीहुड सिक्योरिटी है इन रूरल एरियाज़ या को इन्हांस करना और प्रोडक्टिव एसेट्स को क्रिएट करना, और जो पॉवर्टी है उसको क्या करना,
रिड्यूस करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। तो ये सारे जो है, जो भी अभी मैंने आपको बताए, ये सभी जो है स्ट्रैटेजी थे। और भी कई सारे स्ट्रैटेजी अपनाए गए थे, लेकिन जो मेन आपके हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उसको मैंने यहाँ पे ओवरव्यू दे दिया है। इन सभी पे आपको डिटेल में एक लेक्चर जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपको इसके बारे में सारी चीज़ें जो है समझ में आए कि उसके बेनिफिट क्या था, है ना। बस ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि ये चीज़ें आपकी होती है। अगला यहाँ पे आपका दिया गया है पॉइंट, एग्रीकल्चर प्राइसिंग डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर प्राइसिंग डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्या अपनाए गए थे। तो इंडिया में जो है वो बीइंग एन अर्गियन इकोनॉमिक है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा रोल निभाता है, ठीक है। इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयज़ वेरियस डेवलपमेंट strategy to promote growth and ensure sustainable agricultural practices। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इंश्योर करने के लिए और ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो है हम लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी प्लान जो है बनाए गए, जिसमें सबसे पहला आपका प्लान है इंडिया में जो इम्प्लीमेंट किया गया था डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वह फ्लोर सेट है, जहां पे गवर्नमेंट है जो है फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, ताकि मार्केट फ्लैक्चुएशंस और रिमुनरेटिव प्राइसेस जो भी है प्रोड्यूस किया जाता है, उसके प्रोडक्ट को, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसका मिनिमम एक प्राइस जो है सेट कर दिया गया कि आपको जो है कोई भी अगर आता है खरीदने तो इससे कम पैसा वो देकर नहीं खरीद सकता है। द MSP इज़ अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट फॉर वेरियस क्रॉप्स बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये जो कमीशन है, तो कमीशंस के द्वारा जो भी रिकमेंड किया गया उसके अनुसार ही जो है गवर्नमेंट क्या किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है फिक्स किए गए। प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स टू मिटिगेट प्राइस वोलेटिलिटी एंड प्रोटेक्ट फार्मर्स इनकम्स, गवर्नमेंट implements price stabilization measures. These includes the creation of buffer stock, interventions in market through procurement and sale of commodities, and impositions of export and import restrictions to maintain stable price। देखो यहाँ पे क्या किया गया कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते थे, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, उसको जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज किया गया, ताकि जो फार्मर्स हैं उनके प्राइसेस को एक स्टेबल किया जा सके और उनको एक बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके, उनके हित में काम जो है किया जा सके, उनके प्राइसेस को एक स्टेबल फॉर्म दिया जा सके, ताकि ज़्यादा वेरिएशन ना हो प्राइसेस में, चाहे मार्केट हो या कहीं और स्टॉक वगैरह हो उसमें। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीजली अडॉप्टेड DBT स्कीम्स, है ना, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस डायरेक्टली टू फार्मर को डायरेक्टली फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जा सके, सहयोग दिया जा सके, उसके लिए जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम्स जो है स्टार्ट किए गए थ्रू स्कीम लाइक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके अंतर्गत पर ईयर 6,000 रुपया जो है दिया जाता है। इनकम सपोर्ट टू प्रोवाइड टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र विच हेल्प्स
इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने में क्या करता है, ये मदद करता है। ये जो स्कीम है DBT स्कीम, वो एग्रीकल्चरल मार्केट रिफॉर्म टू प्रमोट इफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी एंड रिड्यूस इंटरमीडिएटरीज रोल द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। कई सारे रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए, जिसके अंतर्गत आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट APC एक्ट जो है लाया गया, जो कि अलाउ करता है फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस या प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू बायर आउटसाइड द ट्रेडिशनल APMC मंडीज, है ना। जो भी मंडीज़ आपका बनाया गया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़, उसके बाहर भी आप बेच सकते हैं। ये पूरा का पूरा फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है, वो किसी भी बायर को, आउटसाइडर को भी बेच सकता है। दिस इनेबल्स फार्मर टू एक्सेस अ वाइड मार्केट एंड पोटेंशियली गेट बेटर प्राइसेस उसे मिल सके, है ना, मंडी से। तो उसलिए वो अपना प्रोडक्ट को बाहर भी बेच सकता है और बड़े मार्केट में वो अपना चीज़ों को सेल कर सकता है। उस चीज़ के बारे में यहाँ पे जो है आपका दिया गया है। ये किस में किया गया, जब एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म किए गए तो एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार आपका हो रहा है, कई बार इसमें रिफॉर्मेशन जो है देखने को मिला होगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उस पर देखो, इकोनॉमिक्स इतना बड़ा है ना कि हर एक पॉइंट पे एक डिटेलिंग किया जा सकता है, हर एक पॉइंट पे, है ना, हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सकता है, डिटेल में उसके बारे में पढ़ा जा सकता है। लेकिन कई सारे टॉपिक्स वैसे हैं जो आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया, बताया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत है, बट हाँ, जो ज़रूरी वाले पॉइंट्स हैं उसको तो मैं आप लोगों के साथ कवर करूँगा ही। ओके, उसके बाद है आपका यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में क्या है कि एक फार्मर को सेफगार्ड प्रोवाइड करता है अगर क्रॉप लॉस भी हो जाता है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण से या मार्केट फ्लैक्चुएशंस के कारण से। तो गवर्नमेंट ऑफ़र करता है कि क्रॉप का इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत आपको कुछ सपोर्ट जो है, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है दिए जाते हैं, ताकि जो फाइनेंशियल रिस्क है या जो स्टेबल इनकम है और जो भी डैमेजेस हुए हैं क्रॉप के या फेलुअर हुए हैं, उससे जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है फार्मर को थोड़ा बहुत किया जा सके। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है एक तरीके का अरेंजमेंट है जिसमें जो है इनकरेज किया जाता है टू प्रोवाइड प्राइस सिक्योरिटी टू फार्मर को एक पैसा दे दिए, मतलब बोल दिया जाता है कि भाई आप इतना खेत में क्या करो। मान लो कि ये आपका खेत है, इस खेत में जो है आपको क्या उगाना है, गन्ना उगाना है, यानी ईख उगाना है। तो गन्ना आपको उगाना है ना। तो यहाँ पे ये जो गन्ना उगाना है आपका, उसमें आप क्या करो कि इतना में उगाओ, हम आपको जो है जैसे ही आपका गन्ना कंप्लीट होता है हम आपको इतना रुपया देंगे। तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि हम उगा तो देंगे, जो भी मटेरियल वगैरह है वो सारी चीज़ें मैं दूंगा, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि फसल नेचुरल क्लाइमेट की वजह से या नेचुरल फिनोमेना की वजह से अगर हमारा क्लाइमेट में कारण से जो फसल है वो ख़राब हो जाता है, तो आपको जो है हमें पैसा देना होगा, क्योंकि उसमें हमारी कोई गलती नहीं है रहेगी। हाँ, ये मैं मतलब वहाँ पे होगा कि कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको इतना परसेंटेज ही देना होगा, क्योंकि अब नेचुरल चीज़ें हैं तो मुझे भी, मेरा भी पैसा लगा है तो वो मेरा पहले पूरा हो, और मतलब फाइनेंशियली एक सपोर्टिव रह सके कि नहीं, अगर आपका फसल ख़राब भी होता है तो भी जो है हम आपका कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके का एग्रीमेंट जो है करके खेती वगैरह जो है किया जाता है। इससे क्या होता है कि फार्मर को प्लानिंग प्रोडक्शंस और बेटर प्राइस थ्रू डायरेक्ट लिंकेज विद वायर के साथ आपको जो है देखने को मिलता है।
एक डायरेक्ट लिंकेज जो है इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद आपका अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। गवर्नमेंट हैज़ इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सच एज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, वेयर हाउसेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स। इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है ताकि किसान से जो भी फसल वगैरह उगाए गए हैं वो लेकर कोल्ड स्टोरेज में या वेयर हाउसेज में रखा जाए, ताकि किसानों के पास रहेगा तो वो ख़राब ही होगा, बर्बाद होगा। तो उससे अच्छा है कि कोल्ड स्टोरेज में आप रखिए और रखने का कुछ पैसा लिया जाता है, और जैसे ही आपको लगता है कि नहीं अब हमें ये प्रोडक्ट्स को निकाल कर हमें या तो मार्केट में बेचना है या फिर हमें घर होम यूज़ के लिए है, तो आप वहाँ से जो है निकाल सकते हो। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ये हेल्प करता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को, इम्प्रूव सप्लाई चेन इफ़िशियंसी को और बेटर मार्केट एक्सेस को ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, और देयर बाई इम्पैक्टिंग प्राइस पॉजिटिवली, है ना। पॉजिटिवली प्राइस के इंक्रीमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या है कि इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ क्रूशियल फॉर इन्हेंसिंग प्रोडक्टिविटी, डेवलपिंग हाई एल्ड क्रॉप वैरायटी एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, है ना। जो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस है उसको प्रमोट करना, हाई एल्ड क्रॉप के वैरायटीज़ को क्या करना, डेवलप करना। तो ये डेवलप कैसे होगा, जब कोई एग्रीकल्चरर आएगा, रिसर्च करेगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स उसका यूज़ करेगा और उसके बाद उसको बनाएगा, तभी तो वो उसको पता चल पाएगा ना। ऐसे तो नहीं है कि कोई भगवान तो नहीं है कि आया, काम किया और चला गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। ओके। उसके बाद अगला है आपका यहाँ पे मार्केट इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन डेसेसमेंट। इसमें क्या होता है कि टाइम एंड एक्यूरेट मार्केट इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड किया जाता है ताकि फार्मर को इन्फॉर्म किया जा सके डिसीजन रिगार्डिंग क्रॉप सिलेक्शन, कौन सा क्रॉप का सिलेक्ट करना है, क्या प्राइसेस होना चाहिए, और मार्केटिंग के बारे में। गवर्नमेंट फैसिलिटेट द डिसमिनेशंस ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म। अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है अवेयरनेस प्रोवाइड किए जाते हैं, इंक्लूडिंग मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट्स, डेडिकेटेड हेल्पलाइंस टू एम्पावर फार्मर विद रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है फार्मर को रियल टाइम के अनुसार जो है प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए मेन उद्देश्य यह इसका यही है। तो आई होप कि आज का ये सेशन आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मतलब चैट बॉक्स में, ताकि आपकी चीज़ों को क्या किया जा सके, समझा जा सके और उस पर अलग तरीके से आपको बताया जा सके। थैंक यू सो मच।